हाँ जी, गॉस थ्योरम लिखो जी फटाफट। इट स्टेट्स दैट it states that total flux through a closed surface total flux through a closed surface is 1 upon epsilon naught times total flux through a closed surface is 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed in that surface. गॉस थ्योरम है जी। पहला डेफिनेशन लिखवाइए। It states that total flux through a closed surface is 1 upon epsilon naught times the total charge Q enclosed in that surface. तो फ्लक्स हमारा क्या है जी? 1 upon epsilon naught times the total charge Q enclosed in that surface. टोटल फ्लक्स का फार्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, E डॉट ds लाइन इंटीग्रल E डॉट ds लाइन इंटीग्रल ही क्लोज सरफेस इंटीग्रल क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। ये इंटीग्रेशन करके सॉल्व करते हैं ना वैसे। हाँ, ज्यादातर इंटीग्रेशन ही लगती है इसमें क्वेश्चन में। देखो जी फटाफट ये नोट कर लो फटाफट जी, फिर इसका प्रूफ करते हैं जी। पहले प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। सपोज एक स्फेरिकल हमारा बॉडी है, उसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ। उसके सेंटर पे क्या रखा हुआ जी? क्यू चार्ज। पहले तो डेफिनेशन थी गॉस थ्योरम की, अब उसका प्रूफ है। आजू जी आजू फटाफट। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गॉस थ्योरम पहली it states that total flux through a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge Q enclosed in that surface. Total charge Q enclosed in that surface. हेलो, हाँ जी बच्चे आ रहे हो? हेलो हेलो। चलो जी देखो, हरगुन जी दोबारा बता रहा हूँ, ज्वाइन करा आपने भी। टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस is 1 upon epsilon naught times the total charge Q enclosed in that surface. Definition क्या है गॉस थ्योरम की? It states that total flux through the, लिख लो जी फटाफट। It states that total flux through the closed surface is, तो लिख लिया आपने तो नींद में होगी। जी जिन्होंने पहले लिख लिया वो नहीं लिख रहा भाई। लगाओ कंसीडरेशन में लिखना है। It states that गॉस थ्योरम total flux through the closed surface is 1 upon epsilon naught times the total charge Q enclosed in that surface. The total charge Q enclosed in that surface. ठीक है जी। ये डेफिनेशन बड़ी सी लिखी हुई है, हमने तो सिंपल लिखी है। टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज 1 upon epsilon naught times the total charge Q enclosed in that
सरफेस। मतलब अगर ये सरफेस है सपोज, उसमें क्यू चार्ज है, तो इसके अंदर टोटल फ्लक्स कितना होगा भाई? 1/epsilon टाइम्स द टोटल चार्ज क्यू इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। इसको प्रूव करने के लिए एक हमने स्फेरिकल बॉडी ली है, ठीक है जी। कंसीडर लिखो जी, कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज क्यू, consider a positive charge q placed at the center of the sphere, radius small r, लेट हो गया है, रेडियस स्मॉल आर। देखो जी, गॉस थ्योरम का प्रूफ है, पहले डायग्राम बनाओ। रेडियस स्मॉल आर, फुल स्टॉप। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे इस सरफेस पे लोगे जो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी is given by E vector 1/4 pi epsilon naught 1/4 pi epsilon naught Q by R square। डायरेक्शन आर वेक्टर ले लो जी, उधर को जा रहा है बाहर को। इधर ही एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेंगे, यहां ही एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेंगे। एरिया की डायरेक्शन भी किधर को होती है जी? बाहर को। एरिया की डायरेक्शन भी किधर को होती है जी? आउटवर्ड नॉर्मल। ये डीएस वेक्टर भी बाहर को चला गया। कंसीडर एन एरिया एलिमेंट whose वैल्यू क्या है? ds n कैप। whose वैल्यू क्या है जी? ds n कैप। गॉस थ्योरम की डेफिनेशन के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देना पीछे में ना, ऊपर पहले डायग्राम बनाओ जी सारे। तीन बंदे रह गए हैं, वो बता देता हूँ। एरिया वेक्टर है। हाँ जी, गॉस थ्योरम की डेफिनेशन क्या कहती है जी? इट स्टेट्स दैट, ये डेफिनेशन है, जिन्होंने लिख लिया वो मत लिखे। इट स्टेट्स दैट टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, फ्लक्स through the closed surface is 1/epsilon naught times the total charge q enclosed in that surface. Enclosed in that surface. 1/epsilon naught times the total charge q enclosed in that surface. In that surface. तो फ्लक्स क्या आ गया जी? phi E is equal to Q by epsilon naught। फिर हमने क्या करा जी? एक स्फेयर लिया जी, स्फेयर के सेंटर पे क्या रखा जी? चार्ज। स्फेयर का रेडियस कितना है? स्मॉल आर। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे सरफेस ऑफ द स्फेयर लोगे तो वो ई वेक्टर होगी। ई वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? 1/4 pi epsilon naught क्यू बाय आर स्क्वायर। आर क्या? क्यू बाय आर स्क्वायर आर क्या? तो छोटा सा एरिया एलिमेंट है डी एस वेक्टर। छोटा सा एरिया एलिमेंट क्या है जी? डीएस वेक्टर। डीएस वेक्टर क्या है जी हमारा? डीएस एन क्या? डीएस वेक्टर क्या है जी हमारा? डीएस एन क्या? ठीक है जी। तो अब यहां पर लिखेंगे जी आर वेक्टर इज पैरेलल टू एन कैप। आर कैप इज पैरेलल टू एन कैप। आर कैप इज पैरेलल टू एन कैप। आर कैप इज पैरेलल टू एन कैप, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है जी? 0 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना है जी? 0।
एरिया वेक्टर के लिए कंसीडर लिखना, तो कंसीडर ds वेक्टर इज द स्मॉल एरिया एलिमेंट और इज गिवन बाय, कंसीडर ds वेक्टर स्मॉल एरिया एलिमेंट is given by ds vector is equal to ds n cap. ds vector is equal to ds n cap. ठीक है जी। तो फ्लक्स के लिए हमें क्या निकालना होता है जी, ई डॉट ds। ठीक है जी। दोनों में एंगल कितना है जी, ई ds cos जीरो क्या हो गया, इंटीग्रेशन डाल दो जी, इधर भी इधर भी, cos जीरो तो 1, cos जीरो क्या है जी 1। हेलो, देख वहां से टूट जाता हूँ, वैसे दूसरे वाले से भी चला जाएगा इसका, वहां से जाएगा टाइम लग जाएगा, नोट तो टॉप। चलो बाय। हाँ जी डन है जी। cos जीरो 1 हो गया, ई बाहर चला गया, इंटीग्रेशन ds, इंटीग्रेशन ई की वैल्यू क्या आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। टोटल एरिया क्या होता है, इंटीग्रेशन ds का मतलब टोटल एरिया, इंटीग्रेशन ds का मतलब टोटल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। तो भाई ये जो हमारा है फ्लक्स फाई ई, इंटीग्रेशन ई डॉट ds क्या है जी, क्यू बाय एप्सिलॉन, क्या है जी क्यू बाय एप्सिलॉन। हेंस प्रूव्ड हो गया जी, हेंस प्रूव्ड हो गया। बुकलेट लाए ना जी, बोला था। याद रखना है इंटीग्रेशन ds मतलब उस बॉडी का एरिया, जो भी बॉडी आप लोगे, जैसे यहाँ स्फेयर था तो स्फेयर का एरिया आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, स्फेयर था तो स्फेयर का एरिया आ गया जी 4 पाई आर स्क्वायर। डन है जी, चले आगे। वही सारा बता रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड देखो 3D शेप में दिख रहा है जी प्रॉपर, छोटा सा एरिया है ds। ठीक है जी। तो ds और ई वेक्टर आपस में पैरेलल है, ds और ई वेक्टर आपस में पैरेलल है, थीटा जीरो हो गया, ई डॉट ds क्या आ गया भाई, ई ds cos जीरो, इंटीग्रेशन कर देंगे जी 4 पाई आर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है जी। डन है। हाँ जी, गॉसियन सरफेस लिखो जी फटाफट। पेज नंबर 1.49 एसएल का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई, फॉर योर नॉलेज में 4-5 पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ, बना तो दिया हमने 4-5 पॉइंट, वो आगे। ठीक है जी। बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गॉसियन सरफेस क्या होगा जी, गॉसियन सरफेस क्या है जी, एक हाइपोथेटिकल सरफेस होता है, इट इज एन, लिखो, इट इज एन हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस, इट इज एन हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस enclosing a charge, enclosing a charge full stop, it is always of 3D shape, जहां तक ये ऑलवेज 3D होता है, 3 डायमेंशन वाला रहेगा, स्फेयर रहेंगे। ठीक है जी। सिलेंडर रहेगा, गॉसियन सरफेस जो आप ड्रॉ करोगे। ठीक है जी। कोई 2D वाला मैंने देखा नहीं।
अब चाहे जैसी मर्जी शेप की बॉडी हो, गॉसियन सरफेस आप अपनी मर्जी का चूज कर सकते, मतलब जैसी मर्जी बॉडी है आप गॉसियन सरफेस अपनी मर्जी का। अब ये क्या है जी, इसकी शेप अलग है, पर मैं क्या कर दूंगा, इस पे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर, इस पे क्या ड्रॉ कर दूंगा जी, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो, गॉसियन सरफेस क्या कर सकते हो जी, आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो, ठीक है जी। उसके लिए आपको शेप ऑफ द बॉडी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं, शेप ऑफ द बॉडी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं होती, याद रखना। समझ आई बात जी कि नहीं? ये पॉइंट्स है बड़े इंपॉर्टेंट, मैंने पहला बता ही दिया आपको। शेप इंडिपेंडेंस वैलिड फॉर एनी क्लोज सरफेस रिगार्डलेस ऑफ स्केल, इरेगुलरिटी, एसिमेट्री, मतलब कैसा भी है बॉडी, गॉस थ्योरम सभी पे वैलिड है, गॉस थ्योरम सभी पे वैलिड। टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन द नेट चार्ज इनक्लोज्ड। क्यू पे डिपेंड करेगा, वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा भाई कि शेप क्या है उसकी, साइज क्या है, ठीक है जी। दिस अलाउ अस टू चूज गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस हम चूज करते हैं, हमारी मर्जी है हमने क्या लेना है, ठीक है जी। आगे चल के लाइन चार्ज आएगा, लाइन चार्ज आएगा उसके लिए सिलेंड्रिकल रहेगा, शीट के लिए भी क्या रहेगा जी, सिलेंड्रिकल। स्फेरिकल बॉडी है तो उसके लिए गॉसियन सरफेस क्या रहेगा जी, स्फेरिकल। इरेगुलर शेप में आप सिलेंडर भी चूज कर सकते हो, वो डिपेंड करता है जी सिलेंडर वहां काम आ रहा है, या आप स्फेरिकल भी चूज कर सकते। बाहर जो चार्ज है भाई उसका कोई लेना देना नहीं है फ्लक्स, ठीक है जी। चार्ज लोकेटेड इंटायरली आउटसाइड द क्लोज सरफेस कंट्रीब्यूट टू जीरो नेट फ्लक्स, जीरो नेट फ्लक्स देगा वो, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की तरफ से होती है, याद रखना। जो आप ये फार्मूला लिख रहे हो ना जी फ्लक्स का, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण से है भाई, जो बाहर चार्ज है जो अंदर चार्ज है, पर फ्लक्स सारा का सारा अंदर वाले चार्ज के कारण से होगा जो सरफेस के अंदर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर द सरफेस ऑन वन साइड, लीव कर जाती है, बाहर वाले चार्ज के लिए क्या होगा, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर एंटर करी उतनी ही बाहर चलेगी, तो नेट फ्लक्स उसका क्या हो जाता है भाई, जीरो। अगर चार्ज बाहर लोकेट कर रहा है, चार्ज अगर बाहर लोकेट कर रहा है तो जितनी फील्ड लाइन एंटर हुई उतनी फील्ड लाइन बाहर चलेगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके कारण से क्या हो जाता है जी, जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाता है जी उसके कारण से, इफ द नेट चार्ज इनक्लोज्ड अगर जीरो है तो भाई फ्लक्स जीरो ही रहेगा, ठीक है जी। फॉर एवरी फील्ड लाइन दैट एंटर्स, वो वही लिखा हुआ है जी, जो फील्ड लाइन एंटर करी अगर चार्ज बाहर है तो वो चार्ज अप्लीकेबल नहीं है फ्लक्स के लिए, ठीक है जी, याद रखना जी। जहां पर कूलम्स लॉ ऑब्े होता है वहां पर ही ये गॉस थ्योरम अप्लीकेबल है, ठीक है जी। जहां पर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर नहीं लग रहा वहां गॉस थ्योरम भी अप्लाई नहीं हो, वहां गॉस थ्योरम भी अप्लाई नहीं होगी। समझ आ गया जी। एक पॉइंट जो एसएल में लिखा हुआ है, बाकी तो सारे कवर कर दिए इसे फॉर योर नॉलेज के। अगर मीडियम चेंज होता है, मीडियम चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो जाएगा, अगर मीडियम चेंज हो जाए तो फ्लक्स क्या होगा जी, क्यू बाय एप्सिलॉन, हाँ कैपा से डिवाइड हो जाएगा, क्यू बाय कैपा एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय कैपा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। ये सारे पॉइंट कवर अप है एसएल में जो लिखे हुए हैं पेज नंबर 1.49 पे, फिर भी पढ़ लेना भाई अच्छी तरह से एसएल को, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर योर नॉलेज में। फोटो खींचनी है फोटो खींच लो जी, लिखने में फिर टाइम लगेगा भाई। हाँ स्कैनर भेज दूंगा लास्ट में, याद रखना कहीं स्किप ही हो जाए। हाँ जी, कूलम्स लॉ का प्रूफ लिखो जी।
आजकल ऐसी अनइम्पोर्टेंट डेरिवेशन आ जाती है जी बोर्ड में। वैसे तो 3 एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी, पर ये अनइम्पोर्टेंट है, फिर भी करके जानी चाहिए जी। कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। पहले तो होमवर्क ही दे देते थे ये, क्योंकि उल्टा ही होता है ये। सेम डायग्राम वही है। क्या डायग्राम है जी जो हमने उसमें बनाया था? क्या बनाया भाई? एक स्फेयर है जी, एक स्फेयर है, चार्ज हमारा क्यू है, रेडियस हमारा आर है, ठीक है जी। किसी भी पॉइंट पे पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमें निकालनी है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उल्टा करना है जी। पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली थी, फिर कैलकुलेट करा था फ्लक्स। अब फ्लक्स हमें बताया जी, एरिया एलिमेंट डी एस वेक्टर है जी बाहर को, ठीक है जी। डायग्राम बना लो जी फटाफट। फिर बुकलेट से आज मैं डायपोल का भी करा रहा हूँ जी। हाँ मतलब असाइनमेंट मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, करनी है। जितने आए हुए उनको देता हूँ मैं। हाँ जी, डायग्राम बन गया जी। कंसीडर कंसीडर a spherical surface of radius small r. Consider a spherical surface of radius small r placed. Consider a spherical surface of radius small r, comma लिखना जी, small r के बाद comma. A small charge q is placed. A small charge placed को काट दो. A small charge q is placed at the center of the sphere. At the center of the sphere, comma, a small charge, a small q charge लगा लो, q charge is placed at the center of the sphere. सेंटर ऑफ द स्फीयर को ओ नाम दे दो जी, ठीक है जी, फुल स्टॉप। इलेक्ट्रिक फील्ड हैज सेम मैग्नीट्यूड। मैंने बताया था स्फेरिकल सिमेट्रिक होती है पॉइंट चार्ज के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है जी? स्फेरिकली सिमेट्रिक। याद है जी वो एक पॉइंट लिखवाया था इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन के बाद, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख रहे हैं तो वो स्फेयर के राउंड हर जगह पर क्या रहेगी जी? सेम। तो लिखो जी, ई वेक्टर हैज सेम मैग्नीट्यूड, ई वेक्टर हैज सेम मैग्नीट्यूड at all points on the sphere, at all points on the sphere. Center of sphere कहाँ पर रह गया? Charge is placed at the center of the sphere. Full stop. Electric field has same magnitude. Electric field has same magnitude at all points of the sphere. Full stop. Electric field E vector and ds vector. Electric field E vector and ds vector. ds वेक्टर के ब्रैकेट में डाल लो स्मॉल एरिया एलिमेंट, स्मॉल एरिया एलिमेंट
ब्रैकेट क्लोज, is parallel to each other, is parallel to each other. E वेक्टर क्या है जी? पैरेलल टू ds वेक्टर. E वेक्टर क्या है जी? पैरेलल टू ds वेक्टर. तो E डॉट ds किसके बराबर है जी? फ्लक्स के. या फाई E इज इक्वल टू E डॉट ds is equal to q by epsilon according to Gauss theorem. According to, ऊपर लिख लेना जी, according to Gauss theorem flux is equal to E dot ds q by epsilon. According to Gauss theorem. इसकी जो अगली एक्सरसाइज है एसएल की, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई. बोर्ड में भी 90% चांस होता है पेपर में क्वेश्चन आएगा. जेई में भी 60 to 80% चांस होता है कि क्वेश्चन आ जाएगा इसी से. एसएल की एक्सरसाइज अच्छी कर लोगे तो. ठीक है जी. जेई में भी बहुत क्वेश्चन आएगा इस पे. नीट में भी आसान सा क्वेश्चन आ जाता है भाई इसमें से, जो आज बुकलेट से कराएंगे. ठीक है जी. तो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. तो भाई ये क्या आ जाएगा? ई डी एस कॉस जीरो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना जी. ई बाहर चला गया, इंटीग्रेशन डीएस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. इंटीग्रेशन डीएस क्या हो जाता है जी? 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया जी? हाँ जी, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया. फोर्स का फार्मूला क्या होता है जी? अगर यहाँ टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, यहाँ क्या रखा हुआ है जी? टेस्ट चार्ज क्यू नॉट. फोर्स का फार्मूला क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो क्या आ जाएगा जी? वैल्यू डाल दूंगा तो फोर्स क्या बन गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, क्यू क्यू नॉट बाय. हेंस प्रूव हो गया जी. हेंस प्रूव द कूलम्स लॉ. कम आती है वैसे तो, पर आजकल एन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन डाल देते हैं भाई, याद रखना जी. थर्सडे को आपका शुरू हो जाएगा जी अपना पोटेंशियल. थर्सडे तक न्यूमेरिकल चलेंगे. पहले ट्यूसडे को अपना गॉस के न्यूमेरिकल होंगे इस वाले टॉपिक के, फिर एप्लीकेशन भी हो जाएगी एक दो. थर्सडे को लास्ट एप्लीकेशन जो रहेगी वो, प्लस इसके एप्लीकेशन की भी न्यूमेरिकल है. ठीक है जी. फिर हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा थर्सडे को. सैटरडे फिर संडे को भी अगले भाई क्लासेस तो संडे थोड़ा सीरियस लो भाई. तभी फिर जो हमने बोला नवंबर तक सिलेबस होगा. अदरवाइज आप कहते हो कि संडे, क्योंकि भाई संडे को थोड़ा जाग रहे हैं ना भाई सारे ऑनलाइन वाले. हाँ, कहीं संडे का दिन है भाई, सो रहे हो आराम से. एमटीसी क्लासेस होगी. हाँ भाई, तभी सिलेबस होगा, ऐसे तो सिलेबस होने नहीं वाला है. हाँ, फिर वो कोई फायदा नहीं है दिसंबर एंड तक सिलेबस खींचने का, फिर रिवीजन ही नहीं हो पाएगी. जिन्होंने बोर्ड की रिवीजन करनी है वो एक रिवीजन तो होगी ना उनकी, कम से कम एक होती है. बाकी तो 2-3 बार करा देता हूँ मैं, कोशिश तो रहती है हमारी. हाँ जी, यही है जी सारे स्टेप्स अभी जो करा हमने. हाँ जी, एरिया वेक्टर होता है जी. फ्लक्स निकालना है तो भाई डॉट प्रोडक्ट, यही बताया जी. फिर फ्लक्स गॉस थ्योरम प्रूव कर रहे हैं जी, कूलम्स लॉ भी उसको प्रूव कर सकते. ठीक है जी. चलो जी नेक्स्ट आ लो जी, इसको पहले स्कैनर लो.
बिल्कुल भेजे। अब बुकलेट का पहले कराऊंगा जी, फिर मैं आपको हाँ जी, ये तो सारा आपने बुक अभी जो पढ़ा है गॉस थ्योरम का प्रूफ है, ठीक है जी। स्टार्टिंग में एरिया वेक्टर, ठीक है जी, वो सारा पढ़ा दिया मैंने आपको। मेनली अब आगे आ जाएंगी टॉपिक जो हमारा है। अगर चार्ज बाहर लाई कर रहा है तो मैंने आपको पहले ही बताया जी, फ्लक्स जीरो होता है। चाहे जैसे मर्जी हो, जितनी फील्ड लाइन अंदर गई है उतनी ही फील्ड लाइन बाहर चली जाएंगी, तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तब भी टोटल चार्ज तो क्या हो गया भाई, जीरो। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तब भी टोटल चार्ज क्या हो गया भाई, जीरो। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी बॉडी रखी हुई है, जितनी फील्ड लाइन अंदर आ रही थी उतनी ही फील्ड लाइन बाहर जा रही है। एक चीज याद रखना, फ्लक्स एंटरिंग द जंक्शन इज नेगेटिव। याद रखना जी, फ्लक्स एंटरिंग द जंक्शन या बॉडी इज नेगेटिव, और फ्लक्स लीविंग द बॉडी इज पॉजिटिव। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाता है जी, जीरो। वैसे फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, पर इसकी डायरेक्शन है दो। जो फ्लक्स एंटर कर रहा है, क्योंकि एरिया के क्या है भाई, वो एरिया तो बाहर है, एंगल क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एंटर कर रही है वो 180। कॉस 180 क्या होता है जी, -1। कॉस 180 क्या होता है जी, -1। इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस होता है ना जी, फ्लक्स। एक चीज याद रखना, फ्लक्स एंटरिंग द सरफेस इज, लिख लो साइड में, फ्लक्स एंटरिंग द सरफेस इज नेगेटिव, फ्लक्स लीविंग द सरफेस इज पॉजिटिव। तभी तो नेट जीरो हो गया, तभी तो क्या हुआ जी, नेट जीरो। जितना फ्लक्स एंटर कर रहा था उतना ही बाहर चला गया। वो कहने में तो सिंपल यही है, पर हुआ क्या मैथमेटिकली, जो एंटर कर रहा था वो नेगेटिव था, जो बाहर जा रहा है वो पॉजिटिव है। वैसे तो स्केलर क्वांटिटी है, तो प्लस माइनस ऐड करके क्या हो गया जी, जीरो। पहले सरफेस में S2 में नेगेटिव फ्लक्स था, S1 में क्या था जी, पॉजिटिव। इसमें 90 डिग्री है तो एरिया, तो इसमें फ्लक्स जीरो है, इसमें भी फ्लक्स जीरो है। टोटल फ्लक्स सिलेंडर में क्या है जी, ठीक है जी। ये बुकलेट्स में पॉइंट लिखे हुए जी, ध्यान से वहां पढ़ लेना जी। क्यूब वाले बड़े इंपॉर्टेंट है जी, क्यूब वाले क्वेश्चन अपने एसएल में भी है, ठीक है जी। अगर क्यूब है, जैसे अब चलो ये तो थोड़ा क्यूबॉइड टाइप रूम हो गया है ना जी, क्योंकि चार 6 साइड इक्वल नहीं है। सपोज ये 6 साइड इक्वल होती और बिल्कुल सेंटर में चार्ज रखा होता, बिल्कुल सेंटर पे चार्ज रखा होता, तो सेंटर पे चार्ज रखा होता तो टोटल फ्लक्स कितना होता जी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। 6 फेस है जी, एक फेस पे कितना हो जाएगा,
क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ऑब्जेक्टिव में आ जाता है डायरेक्ट, बुकलेट में लिखे हुए ये याद करने हैं फिर तो दिक्कत ना हो। हाँ जी, लिखना लिख लो फटाफट छोटे छोटे पॉइंट। ड्रॉ करो डायग्राम। चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, हेडिंग डाल लो, चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो टोटल फ्लक्स क्या रहेगा भाई, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी, हो गया जी। हाँ जी, ऑनलाइन हो गया जी। हाँ जी। हाँ जी सर। अगर यही चार्ज एक फेस पे रखा होता, यही चार्ज अगर एक फेस पे रखा होता, तो याद रखना जब एक फेस पे रख दिया ना तो दूसरा इमेजिनरी क्यूब आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि गॉस थ्योरम कब अप्लीकेबल है, जब चारों तरफ से वो बंद हो। मतलब अगर इसके फेस पे लगा दिया जी, सपोज ये फेस है क्यूब का, यहां पर ही मैंने चार्ज एक रख दिया, ठीक है जी, वो उधर वाला एक फेस था, तो उधर बैक साइड पे एक इमेजिनरी क्यूब आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, जैसे इसने इमेजिनरी क्यूब एक ड्रॉ करा। तो अब भी टोटल फ्लक्स तो दोनों क्यूब में कितना रहेगा जी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, पर एक क्यूब में से कितना हो जाएगा, क्योंकि दो में डिवाइड हो रहा है तो वो कितना हो जाएगा जी, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन। एक फेज में से कितना आएगा, एक फेज में अगर बात करें, एक फेस में डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 12। उसको मैं 6 2 बाय 12। एक में तो एक ही रहेगा। हाँ, एक में तो एक ही रहेगा। वैसे वो वाला फेज कंसीडर नहीं करेंगे, 12 फेज थे टोटल, जो फेज में चार्ज है वो तो कॉमन है, वो तो उसको कंसीडर नहीं करोगे। बाकी कितने फेज रहेगी, 10। देखो जी, एक क्यूब में अगर एक क्यूब में निकाल रहे हो तो कितना है जी, क्यूब बाय 2 एप्सिलॉन। एक फेज क्यूब के अब कितने फेज रह गए, 1 2 3 4 5, वो 6वां तो अब ब्लॉक है, तो एक फेज में कितना होगा जी, 5 से क्या कर देंगे जी डिवाइड इसको, 5 2 जा 10, फेज से कितना आ जाएगा जी, क्यू बाय 10 एप्सिलॉन, क्यू बाय 10 एप्सिलॉन नॉट। करो जी फटाफट, एक फेज पे चार्ज है जी, ठीक है जी, तो दूसरा क्यूब आपको क्या करना पड़ेगा जी, इमेजिनरी ड्रॉ करना पड़ेगा, इमेजिनरी ड्रॉ करना पड़ेगा जी। ओके जी,
चले आगे जी। एक कॉर्नर पे भी रखा हो सकता है जी। अगर कॉर्नर पे रख देंगे तो भाई कितने क्यूब उसको कवर अप करेंगे जी? 8 क्यूब चाहिए उसे कवर करने। उस चार्ज को कवर करने के लिए कितने क्यूब चाहिए जी? देखो जी, एक साइड में, एक उसके साइड में, फिर एक उसके बैक साइड में, फिर 4 उसके ऊपर, तभी कवर होगा ना जी। टोटल कितने? 8 क्यूब लगे। टोटल फ्लक्स तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। एक क्यूब में से कितना हो गया जी? एक है। क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। एक क्यूब के 3 ही फेज फ्री हैं। 3 फेज अब कॉमन हो चुके हैं। 3 फेज क्या हो चुके हैं जी? देखो एक फेज के कितने क्यूब, एक क्यूब के कितने फेज कवर अप कर लिए? एक, दो और ये 3। 3 ही फ्री रह गए ना, एक, दो और ये नीचे वाला 3। तो एक क्यूब में flux through one of the 3 opposite faces given of that given cube. Opposite faces यही है ना 3। तो फ्लक्स कितना आ गया जी? एक क्यूब में से क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हो गया जी। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी सर, कैसे हैं जी? आ रहे हैं सर, मैं ना बस पूछ रहा था, चाबी का चक्कर था। मैसेज तो नहीं आया। मैथ्स की क्लास का मैसेज क्यों नहीं आया है ना? पता नहीं, अभी सर की क्लास 20 में तो है, और यहाँ शायद ऐसे हो ही इसका जाता है। मैसेज नहीं डाला क्या? क्लास का। हाँ वैसे तुम्हारा तो एक्स्ट्रा हो ही जाता है सुबह। तो फिजिक्स की क्लास हो नहीं पाती ना, एक्स्ट्रा करता हूँ मैं, या तो सैटरडे को ही कर देता हूँ, फिर संडे को टेस्ट रखा करूँगा। फिर भी तो आने ही पड़ेगा। आना तो पड़ेगा फिर। हाँ जी, अगर एक रॉड जा रही है, पॉजिटिव चार्ज उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है अंदर, ठीक है जी। क्यू का फार्मूला क्या रहेगा? लैम्डा इंटू एल। लैम्डा इंटू एल। तो फ्लक्स का फार्मूला क्या आ जाएगा जी इसमें? लैम्डा इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट।
लैम्डा लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा क्या है जी? लीनियर चार्ज डेंसिटी। बुकलेट में ये सारे केस दे रखे हैं जी, अगर आप देखोगे। जी न्यूमेरिकल देखते हैं जी गॉस थ्योरम के। पहला क्वेश्चन देखो जी। ऐसे हाँ, ये पुरानी बुक का है मेरे ख्याल से। हाँ, गॉस के न्यूमेरिकल है जी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 6 I कैप प्लस 3 J कैप प्लस 4 K कैप दे रखी है, सरफेस एरिया दे रखा है 20 यूनिट इन वाई जेड प्लेन। वाई जेड का प्लेन का मतलब परपेंडिकुलर कहाँ होगा? उसका एक्स एक्सिस में। देखो जी, वाई जेड प्लेन पे उसका परपेंडिकुलर कहाँ होगा जी? एक्स एक्सिस की। देखो जी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी दे रखी है 6 I कैप प्लस 3 J कैप प्लस 4 ठीक है। K कैप, 20 यूनिट्स एरिया है वाई जेड प्लेन पे, तो उसका एरिया वेक्टर किधर को दे रखा होगा जी? एक्स एक्सिस की तरफ। उसके एरिया वेक्टर किधर को होगा जी? एक्स। तो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, इसका एरिया वेक्टर क्या लिखूंगा जी? 20 I कैप, 20 I कैप। तो फ्लक्स क्या हो गया जी? I डॉट आई 1 होता है जी, 6 × 20 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1, कूलम -1 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। तो 2-3 ही क्वेश्चन करेंगे बस आज। पहले ये टॉपिक पढ़ के आना जी अच्छी तरह से। हाँ, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल तो अगली क्लास में ही कराऊंगा। ये 63 64 बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आज तो आसान आसान वाले करा देता हूँ, ये 3-4 जो है पहले। ठीक है जी, क्योंकि ऑफलाइन ही करा देंगे वो तो जी, इंपॉर्टेंट वाले तो। हाँ जी, चले जी आगे। पहला न्यूमेरिकल तो बिल्कुल इजी था, समझ आ गया। नई वाली असल में इसी टाइप का दिया हुआ है, वो करके आना है जी। 57 थोड़ा सा मेथड अलग है उसका,
और डॉट प्रोडक्ट ही हो रहा है उसमें भी। 58 क्वेश्चन ये सेम है जी। सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दे रखा है जी 10 सेंटीमीटर, प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड 5 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। वैसे ये मेक इन एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड। क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि शीट के साथ 60 डिग्री है, क्वेश्चन में तो ऐसे बोला है, पर है वो क्वेश्चन में लैंग्वेज ऐसी है। सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 5 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड, विद द फील्ड। हाँ जी, ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा भाई एरिया के साथ। एरिया तो क्या होता है भाई आउटवर्ड नॉर्मल। शीट के साथ, सर्कुलर शीट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल 60 दिया हुआ है, तो नॉर्मल के साथ चाहिए एरिया, तो नॉर्मल के साथ एंगल मांगता है। फ्लक्स का फार्मूला क्या है ई डॉट एस। बेसिकली एरिया के साथ क्या एंगल बन रहा है वो चाहिए जी cos 30 हो जाएगा ई एस cos 30। समझ आ गया जी, डन है। हाँ जी, ये अगला क्वेश्चन है जी हमारा 59 क्वेश्चन नंबर का है। A cylinder is placed in a uniform electric field E vector with its axis parallel to the field with its axis। वैसे ये मैंने बता दिया कि ये वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा नेगेटिव, वो जो डायग्राम बनाया था वो वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ऊपर तो फ्लक्स जीरो। हमने पहले ही बता दिया था वहां, अभी जो अपनी बुकलेट में करा था, बुकलेट वाला जो पीपीटी हमने करा, इसमें वही है जी। एंगल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रही है, एंगल कितना हो गया 180। फ्लक्स क्या आ गया ई डी एस cos 180। फ्लक्स क्या आ गया ई डी एस। देखो ये ऐसा क्वेश्चन अगर ये आएगा प्रूफ वाला, सिलेंडर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड, मतलब इसकी जो एक्सिस है वो पैरेलल टू द फील्ड है, फील्ड इधर को जा रही है। ठीक है जी, फील्ड इधर को जा रही है जी, है ना जी। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, एरिया अब आपको तीन सरफेस लेने पड़ेंगे, ये S1, ये S2 और ये S3। इसमें छोटा सा एरिया ले लिया DS1, इसमें छोटा सा एरिया ले लिया DS2, और इसमें छोटा सा एरिया ले लिया DS3। ठीक है जी। फिर आपने क्या लिखना है जी ई वेक्टर और DS1 वेक्टर में एंगल कितना है, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड DS1 वेक्टर कितना दे रखा है जी 180। दिख भी रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड उधर को जा रही है, एरिया इधर को जा रहा है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा इसका ई डॉट डीएस होता है, फ्लक्स का फार्मूला ई डॉट डीएस। cos 180 क्या हो गया -1, एरिया कितना होता है जी पाई आर स्क्वायर, तो माइनस ई पाई आर स्क्वायर, माइनस ई पाई आर स्क्वायर। वहां थीटा क्या है जी 0, तो ई डी एस cos 0 आ जाएगा, तो वहां फ्लक्स कितना आ जाएगा जी ई इंटू पाई आर स्क्वायर, और इधर कितना है जी एंगल 90, तो फ्लक्स इसका 0, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा माइनस प्लस 0 प्लस, तो ये टोटल ये कट गया, तो ये क्या आ गया जी टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा जी 0। ठीक है जी, डन है। चलिए आज के लिए इतना ही है जी, बहुत थोड़ा सा की का चक्कर पड़ा हुआ है।
नहीं तो एक टॉपिक और कराना था मैंने। हाँ जी, आज के लिए इतना ही है जी।